नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। देश की बहस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अपने सम्मानित एक्सपर्ट पैनल के साथ साथ आप सभी दर्शकों को देश के इस नंबर 1 डिबेट शो में एक बार फिर आमंत्रित करता हूं। जिन बड़े मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा आज आपने चुना है, उसी पर हम आज देश की बहस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं वो कौन सा मुद्दा है जिसको आपने चुना है देश की बहस के लिए। चीन का पिट्ठू पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को दे रहा है हवा। 75% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है। दरअसल में जिस बात की आशंका थी, पाकिस्तान उसी ढर्रे पर चलता दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान में आतंकियों की सरकार को मान्यता दिलाने के लिए खुलकर लॉबिंग कर रहा है। दुनिया को अलकायदा और आईएसआईएस का डर दिखा रहा है। मगर इस खेल में पाकिस्तान अकेला नहीं है, बल्कि उसका आका चीन और तुर्की जैसे देश भी हैं, जो काबुल को कंट्रोल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तिकड़ी आने वाले वक्त में भारत ही नहीं, दुनिया के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, जिसका इशारा भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने किया है। तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान की तकदीर आने के बाद अब पाकिस्तान के आका चीन की निगाहें अफगानिस्तान समेत उन देशों की तरफ हो गई है जहां वो अपने नए चाटुकारों की जमात तैयार कर सके। जहां चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान और चीन के तालिबान से करीबी ने हालात चुनौतीपूर्ण बना दिए हैं। Confucius or the Cynic civilization could actually join hands with the Islamic civilizations to counter the Western civilization. Well, whether that is going to happen or not, only time will tell. But we are seeing some kind of a, jointmanship, if I may say. You can see China now making friends with Iran, and they're moving towards Turkey. They have stepped into Afghanistan, and they will step into Afghanistan in the years to come or time to come very shortly. तालिबान राज में अफगान नागरिक भूख प्यास से तड़प रहे हैं, लेकिन तालिबान बम बारूद के दम पर मासूम नागरिकों के साथ क्रूरता पर उतारू है, जबकि पाकिस्तान लगातार तालिबान के लिए बैटिंग कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ताजा बयान में कहा है, तालिबान अगर एक समावेशी सरकार देने में सफल रहा तो 40 साल बाद अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो जाएगी। इसलिए तालिबान के नए प्रशासन को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। जबकि दुनिया देख रही है कि कैसे आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला चीनी चाटुकार पाकिस्तान तालिबान के आतंकियों के साथ अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है, उधर चीन अपने विस्तारवादी एजेंडे पर इस्लामिक देशों को दाना पानी देने की जुगत में लगा हुआ है। म्यांमार के माध्यम से, श्रीलंका के माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से और अभी अफगानिस्तान के तालिबान के और हक्कानी नेटवर्क के माध्यम से वो हिंदुस्तान के लिए आए दिन बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। चीन लगातार तालिबान के नेताओं से संपर्क में है, जबकि पाकिस्तान चीनी एजेंडे को बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान को तबाही के रास्ते पर ले जा रहा है। पाकिस्तान की करतूतों को देख अमेरिका ने पाकिस्तान से पहले ही मुंह मोड़ लिया है, जबकि चीन के खिलाफ हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से अमेरिका ने हाथ मिला लिया है। देश की बहस में चर्चा है कि चीन का पिट्ठू पाकिस्तान दुनिया में आतंक फैलाने के लिए बदनाम है, लेकिन चीन जिस तरह से चाल चल रहा है, आने वाले दिनों में आतंक के खिलाफ लड़ाई तेज करना जरूरी होगा। तो देश की बहस में आज का सवाल यही, चीन पाकिस्तान की चाल के खिलाफ भारत की रणनीति क्या सही है? इस शो के दौरान इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। न्यूज नेशन की वेबसाइट पर आप अपनी राय साझा कर सकते हैं, मोबाइल ऐप पर, न्यूज नेशन के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप जाकर अपनी राय रख सकते हैं। आप अपनी वीडियो भी भेज सकते हैं। जिस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे वीडियो, वो नंबर आपके स्क्रीन पर है। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अशोक चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप पीटीआई के नेता हैं। आरजू काजमी पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ मायद अली साहब जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान से। और साथ ही साथ कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब, आप भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है देश की बहस में। और पहला सवाल मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जरा देखिए, जो बता रही है कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की तस्वीर क्या कुछ हो सकती है अगर वक्त रहते तमाम बड़ी ताकतें अलर्ट नहीं होती हैं। किस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर
कानून का मजाक उड़ाते हुए, जमहूरियत का मजाक उड़ाते हुए यहां आम लोगों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिन दहाड़े ये सब कुछ नजर आ रहा है। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, सवाल सीधा सर आपसे यही, अगर इस तरीके की तस्वीरों को सामने आने से रोकना है तो क्या कुछ कदम उठाना होगा? देखिए साहब, ये अफगानिस्तान काबुल में कोई सरकार नहीं आई है, ये एक ड्रग सिंडिकेट, क्रिमिनल और टेररिस्ट माफिया वहाँ पे आया है। गवर्नमेंट ऑफ द टेररिस्ट बाय द टेररिस्ट। ठीक है साहब, ये पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा है जो पाकिस्तान के जीरो सम गेम एटीट्यूड ने पैदा किया है। वो चाहता है कि अपने सारे नेबर्स के कॉस्ट पर वो अपने आप को दादा दिखाए इस क्षेत्र में, वो अपने आप को चौधरी दिखाए इस क्षेत्र में और सब जगह आतंकवाद कराए। तजाकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, ईरान में और भारतवर्ष तो सबसे प्राइमरी टारगेट है। सबसे मज़े की बात तो ये है साहब कि तुर्की वहाँ पे सड़कें बनाना चाहता है, वो चाइना को कंपटीशन देना चाहता है बेल्ट रोड इनिशिएटिव में, और इसके चलते वो फिर ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट को भी सपोर्ट करेगा। मतलब पाकिस्तान जो कोई उसको सहायता करे, पाकिस्तान उसके खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर देता है। अब आपका पॉइंटेड सवाल क्या किया जाए, मैं आपको दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं कि पंजशीर में अब्दुल्ला साले बैठा है, वो वाइस प्रेसिडेंट था, अब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है। कानूनी नजर से, जो प्रोप्राइटी की नजर से वो अब अफगानिस्तान की इलेक्टेड सरकार है। अगर इलेक्टेड, किसी ने तालिबान को इलेक्ट नहीं किया, जोर जबरदस्ती के वो दबाव पे वो लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया है। ठीक है, उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया है और वो जो है अब जो है पूरे कुचल देना चाहते हैं वहां पे अफगानिस्तान के लोगों का सर, जैसे आपने दिखाया, लोगों को गोलियों से भून रहे हैं, लोगों को डंडे मार रहे हैं, औरतों को कोड़े मार रहे हैं। ये इनह्यूमन है, ये इलीगल है। और वो जो पंजशीर में वो अब वहां पे जो पंजशीर के फाइटर्स थे वो तो चढ़ गए पहाड़ों पे, उनको कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब वो जो आम जनता है वहां की उसको तशद्दुद दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है अब दुनिया को, वो पंजशीर के लड़ाकों को, नेशनल रेजिस्टेंस को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। सर उठा रही है। बख्शी सर, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब भी जुड़ चुके हैं। क्राइसिस इन पंजशीर। बिल्कुल बख्शी साहब, वैलिड पॉइंट सर आपने रखा है। यहाँ पर के सिन्हा साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन नदीम कुरैशी सर, सवाल मेरा आपसे, देखिए हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और मैं कहूंगा अपनी टीम से कि वो एक बार फिर उन तस्वीरों को दिखाएं जो जमहूरियत पर सवाल खड़ा करती हैं, किस तरीके से निर्दोष लोगों पर, मासूम लोगों पर, अपने ही मुल्क के अवाम पर कहीं कोड़े बरसाए जा रहे हैं, कहीं लाठियां चलाई जा रही हैं, कहीं गोली मारी जा रही है। ये कैसा मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान खड़ा है? जीडी बख्शी साहब ने कहा कि देखिए इसको आप एक्नॉलेज नहीं कर सकते, ये तो टेररिस्ट माफिया है तालिबान। पाकिस्तान टेररिस्ट माफिया के सहारे अपने पूरे एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिशें रच रहा है। नदीम कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम जो आपके पास के विजुअल्स हैं, ये तालिबान के उस पहले दौर के हैं जो आज से 20 साल पहले गालबन 2001 में खत्म हुआ। अभी आपके बहुत सारे मीडिया चैनल्स हमारे फिल्म स्टारों की पिक्स दिखाते रहे कि जिनको जनरल कर्नल बनाकर तालिबान का शहीद दिखाया गया। मैं समझता हूं आपको, हमें सबको, अगर हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बात करते हैं, अगर हम बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हमें तालिबान को यह मौका जरूर देना चाहिए कि वो ये साबित कर सके कि ये वही तालिबान है जिनके साथ दोहा में नेटो, अमेरिकन ताकतें और इंटरनेशनल तमाम एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मुज़ाकरात करती रही। अगर हम इसी माहौल को क्रिएट करेंगे जो आपके मीडिया ने क्रिएट किया
और जिस तरह से जेडी बख्शी साहब ने पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराया, खैर मुझे किसी की अगर ज़हनी कैफियत मेरे मुल्क के बारे में बीमार ज़्यादा है तो मैं उसका इलाज नहीं कर सकता। ना मैं हकीम लुकमान हूं, ना कोई सन्यासी बाबा हूं, और ना ही मेरे पास कोई जादू टूने आते हैं। मैं दुआ कर सकता हूं कि उन लोगों को जिनके ज़हन में बुग़्ज़ पाकिस्तान भर दिया गया, जो अपनी पूरी कौम को डिट्रैक कर रहे हैं। होना ये चाहिए था जेडी बख्शी साहब अपनी हुकूमत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ एक कैंपेन करते, हिंदुस्तान के लोगों के हुकूक को सल्ब करके अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की, अरबां डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट, वो 62 कैंप जहां ट्रेनिंग दी जाती रही अफगान फौज के नदीम उन कुरैशी जनरलों साहब, को, आपने अपनी जो बात कही एक सर, दिन में सब मैं एक बार भाग फिर गए। रुक करूंगा आपका, लेकिन एक अमूमन बात समझाई जाती है जर्नलिस्ट को भी कि जब सामने वाले के पास जवाब नहीं होता है तो वो मुद्दे को भटकाने की कोशिश करता है। अफसोस की बात यह कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा। जिस मुद्दे पर बहस है उसी मुद्दे के इर्द गिर्द ही सवाल रहेंगे। नदीम कुरैशी साहब, आपको जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन आरजू काज़मी, नदीम कुरैशी कह रहे हैं कि जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को, ये 2021 का तालिबान नहीं है। यहाँ महिलाओं पर कोड़े नहीं बरसाए जा रहे हैं, यहाँ पर मीडिया को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ निर्दोष लोगों पर गोलियां नहीं चलाई जा रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ बहुत सामान्य तरीके से चल रहा है एक बाकी डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह। क्या वाकई ऐसा है या आप दुरुस्त करना चाहेंगे नदीम कुरैशी को? नहीं, मेरा ख्याल है कि वीडियो के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकूंगी क्योंकि मैंने ये वीडियो नहीं देखी पहले। एक नहीं है आरजू काज़मी, ऐसे कई वीडियो, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा था, अपनी बात करिए। जो सड़क पे निकली हैं, जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, जिनको कहा गया कि वो स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकती, जिनको कहा गया कि वो को एजुकेशन में नहीं पढ़ सकती, उनको मैं जानती हूँ। जिनकी आंखें निकाल दी गई आप ही लोगों के चैनल पे, मैंने उनके साथ शो भी किया था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी हालत देखकर, उनको देखकर, क्योंकि ये न्यूज़ नहीं थी, वो वहाँ मौजूद थी एज अ फिजिकल, मैंने उनको वहाँ पे प्रेजेंट देखा। तो ये चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब करती हैं और मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं तालिबान हमें वही नज़र आ रहे हैं जो पहले थे। हमने उन्हें बदलता हुआ नहीं देखा है। जिस तरह के वो रूल्स रेगुलेशंस ला रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे फीमेल्स को लेकर हो, चाहे उनके मीडिया में काम करने को लेकर हो, क्योंकि कई फीमेल्स को टीवी चैनल से वापस भी भेजा गया है, उनकी स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को थोड़ा सा सोच समझ के ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। और अगर हमें किसी का साथ देना है, अगर हमें किसी को कॉपी करना है, तो उसके लिए बांग्लादेश से बेहतर कोई नहीं हो सकता। जहां बांग्लादेश आज पहुंचा है, हम वहां अगर पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। जैसे उनकी इकोनॉमी गई है, जैसे उनकी एजुकेशन सेक्टर ने तरक्की की है, तो मेरा ख्याल है हमें बांग्लादेश से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तालिबान सिर्फ वही तालिबान है जो 20 साल पहले थे। मुझे नहीं लगता कि हमें उनको फॉलो करना चाहिए या हमें उन्हें सपोर्ट देना चाहिए। नदीम कुरैशी, उम्मीद करते हैं आरजू काज़मी की बात को आपने सुना होगा और अब अगली बार जब आप दलील देंगे आपके पास, जब मैं रुख करूंगा तो आप ईमानदार जवाब देंगे। लेकिन मायद अली साहब, आप पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ के सिन्हा सर भी जुड़ चुके हैं। मायद अली सर, सवाल मेरा आपसे, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जहां पर अब तालिबान का कब्जा है, और इन सब के ऊपर चीन, क्या एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर आपको लगता है कि ये पीस के लिहाज से पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा समीकरण है, एक अच्छा अलायंस है? देखिए, ये अलायंस तो आप समझ रहे हैं कि ये है, मेरे नहीं ख्याल के कोई अलायंस इस किस्म का है। मतलब ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं चीन के साथ और तुर्की के साथ भी हैं, पर जहाँ तक तालिबान की बात आप कर रहे हैं, अभी तक मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत ने या हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कोई बहुत क्लियर कट इसके ऊपर अपनी जजमेंट नहीं दी है। हम भी वेट कर रहे हैं जिस तरह दुनिया वेट कर रही है। इतना आसान नहीं है तालिबान को, जिस तरह हमने पिछली दफ़ा कर लिया था और हम चल पड़े थे साथ। मुझे नहीं मालूम बख्शी साहब के पास कहाँ से इंफॉर्मेशन आती है और मैं ना ही उनकी इंफॉर्मेशन को चैलेंज करूँगा, मगर मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हम इस दफ़ा चाहे जितना मर्जी सॉफ्ट कॉर्नर किसी के दिल में हो, हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा तालिबान के हवाले से। मतलब वो एक ट्रबल्ड एरिया है
और वहाँ जिस किस्म की हुकूमत वो लेके आ रहे हैं वो जी। एक उनकी अपनी स्टाइल की गवर्नमेंट है। देखिए आप जरा उसको उसका लेकिन मायद अली मुआवजा सर, कीजिए ना माफ कीजिए, पाकिस्तान मैं के साथ। आपको थोड़ा दुरुस्त कर दूं सर। आपने कहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, अभी खुलकर कोई बात नहीं कह रहा है। सर, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं इमरान खान, उनके बयान हैं तारीख दर तारीख। 15 सितंबर को उन्होंने कहा कि तालिबान की नई सरकार को एनकरेज करने की जरूरत है। 16 अगस्त को उन्होंने कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में जो गुलामी की जंजीरें हैं उनको तोड़ दिया है। 28 जुलाई को वो कह चुके थे कि तालिबान का दोबारा लौटना वहां के लोगों के लिए अच्छा है। इससे ज्यादा और एक्नॉलेजमेंट की क्या जरूरत होगी सर? एक मुल्क का मुखिया कह रहा है ये सब। देखिए मैं फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट की बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब की राय बिल्कुल उनके लिए मुतबर होगी। मेरा बिल्कुल इख्तिलाफ है इस राय से। मैं उनकी राय से मैं अग्री नहीं करता उनकी इस बात से। जो भी वो चाहते हैं, अगर वो ये समझते हैं तो ठीक है। और दूसरा, आप तालिबान को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। अभी उनके बड़े मसाइल हैं, अभी बड़ा कुछ होना है। उनके पास ढांचा कोई नहीं है, उनके पास चीज़ें कोई नहीं है। और मैं तो बल्कि किसी और नज़र से देख रहा हूँ। आप जो तुर्की, पाकिस्तान और ईरान की बात कर रहे हैं, मैं तो इस तरह देख रहा हूँ कि शायद अमेरिका जो छोड़ के गया पीछे सारा कुछ, वो ये तो नहीं चाहता कि इस खत्ते में गांधी पड़ा रहे या यहाँ मुसीबत ही पड़ी रहे। मुझे तो लगता है ये अमेरिका कर रहा है सारा कुछ, और हमें इससे बच के निकलना है किसी तरीके से। ठीक है सर, बात आज मुद्दा अमेरिका नहीं सर, बात पाकिस्तान की हो रही है। आप पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के रेफरेंस में आप बातों को बेहतर तरीके से बताएंगे। बाकी पैनलिस्ट का रुख करूंगा, उससे पहले जीडी बख्शी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर संक्षेप में? बाकी पैनलिस्ट का भी रुख करना है। बख्शी साहब। देखिए, मैं सिर्फ कहना चाहता था कि ये कह रहे हैं ये बदला हुआ तालिबान 2.0 है। जिस बंदे ने, मुल्ला बरादर ने सारी बातचीत की अमेरिका से दोहा में, और उसकी जो दोहा टीम थी उसको तो पिटाई करवाई जाके DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब ने। ठीक है साहब, वो जो गुंडे हैं इनके हक्कानी ग्रुप के, उसके थ्रू पिटवाया। ठीक है, और जो तालिबान जो हमारे सामने आई है उसमें हक्कानी ग्रुप की प्राथमिकता है। और वो उनमें से 2 मिनिस्टर, एक के ऊपर $15 मिलियन, दूसरे पे $10 मिलियन की बाउंटी है। सबसे बड़े ड्रग तस्कर इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 इनका इंटीरियर मिनिस्टर। ये साहब, ये कोई सरकार है? इसको कौन दुनिया मान्यता देगी? और ये जो है साहब आपके लिए मुसीबत बनेंगे। ठीक है, लेकिन सिन्हा सर, बख्शी साहब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि तालिबान की हुकूमत को कौन मान्यता देगा, कौन एक्नॉलेज करेगा? सर, लेकिन देखिए, चीन सबसे पहले एक्नॉलेज कर रहा है। इमरान खान तो जैसे हाथ खोल के इंतजार कर रहे हैं कि कब एक बार मुलाकात हो जाए फॉर्मल। तुर्की की भी लगभग वही स्थिति है। क्या ये समीकरण आपको सामान्य नजर आता है पीस के लिहाज से? जो सवाल मेरा मायद अली साहब से था। के सिन्हा साहब। देखिए, ये जो चीन, पाकिस्तान तो फ्रंटलाइन स्टेट, चीन उनका आका, और वो तुर्की वो जो उनके साथ जुड़ गए कि कहीं हमारी भी भैया नैया पार हो जाएगी। ये जो गठजोड़ बना है, और जिस गठजोड़ के ऊपर में ये चले थे, क्योंकि अमेरिका ने इन्हें मौका दिया। अमेरिका ने तो यह मौका दे दिया 2018 से, जब उन्होंने कह दिया कि हम तालिबान से बात करेंगे और तालिबान को एक पॉलिटिकल रूप में ला करके खड़ा किया। पर बात वहां नहीं। आज आप जो कह रहे हैं कि तालिबान को मान्यता, ये तालिबान बैरल ऑफ द गन से यदि कोई सत्ता को लेता है, और जो एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसका एक ही नुमाइंदा बचा है जो पंचशील में बैठा है, जो उनका डिप्टी प्रेसिडेंट था जी। और वो अमरुल्लाह सालेह एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो हम क्या बात कर, हम कौन से डिस्कशन, जो ये कह रहे हैं अदर देन आरजू, जो ये बैठे हैं उनको करना चाह रहे हैं कि नहीं ये तो ऑथेंटिक है, ये तो उनसे बात करेंगे। देखिए, आज के दिन, आज जो यूरोपियन पार्लियामेंट ने कह दिया कि पाकिस्तान के द्वारा ये जो चलाया हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर तो वो लाना ही चाहिए, खड़ा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से इसको आप जायज नहीं ठहरा सकते। तो ये बात बेईमानी है, टोटल बेईमानी कि वो क्या कर। देखिए क्या हुआ, आप करें कि ये क्लियर मैसेज है। जी सिन्हा सर, आपने बेहद अहम बात कही, आप करें कि क्लियर मैसेज है।
कहिए सेना सर, कहिए। ईरान कहता है कि हम नहीं मानेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होता और इलेक्शन के बाद चुनी हुई गवर्नमेंट आती है तो हम नहीं मानते। पूरा विश्व आप कह रहे हैं कि मान्यता दे दी, किसने दे दिया? चाइना ने दे दिया। ये तो पाकिस्तान के लोग बैठे सर, लेकिन बात मान्यता की भी नहीं है। बात सिर्फ यह है कि ये जो पूरा नेक्सस है जिसको लीड एक तरीके से चीन कर रहा है, जहां पर चेहरे के तौर पर तालिबान है, पाकिस्तान है, तुर्की है, ये पूरा नेक्सस कितना खतरनाक हो सकता है आने वाले वक्त में, किसी एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इस पहलू को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। शिल्पी मिश्रा हमारे साथ हैं, लखनऊ से हमारी दर्शक। शिल्पी, इस पूरे गठजोड़ को लेकर आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना यही है कि तालिबान को किसी भी तरह का समर्थन देना आतंकवाद को समर्थन देना है, क्योंकि तालिबानी जो सोच है, जो उनका जिहादी दिमाग है, जो उनका इस्लामिक स्टेट को लेकर के बहुत ही रूढ़िवादी रवैया है, तो वो नॉन मुस्लिम्स को तो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं करने देना चाहते। उनको तो उनकी सोच ऐसी है इस्लामिक स्टेट वाली कि दुनिया ये जो है ये केवल इस्लाम के लिए तो नहीं बनी है, सबको मिलकर रहना है, लेकिन उनकी सोच ऐसी नहीं है। इसलिए अगर तालिबान को बढ़ावा दिया जाएगा तो शिल्पी बेहद अहम बात आप यहाँ पर कह रही हैं, लेकिन अशोक चौधरी सर, क्या ये नेक्सस खतरा आपको नजर आता है आने वाले वक्त के लिहाज से? क्या इससे निपटने के लिए रणनीतिक बदलाव करने की जरूरत है, नए सिरे से सोचे जाने की जरूरत है? हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो अभी जनरल बिपिन रावत साहब ने भी कहा था कि पाकिस्तान, चाइना और तालिबान, ये जो तुर्की के साथ या और भी ये चाइना जो कोशिश कर रहा है मिलाने की, इसको हमें बड़े ध्यान से परखना पड़ेगा। और ये नेक्सस कितना आगे बढ़ेगा ये कहना तो अभी समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि दुनिया के कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन या समझदार दुनिया तालिबान को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। दूसरी बात यह है कि हमारा देश जो एक डेवलपिंग पावरफुल देश है पूरी दुनिया के अंदर जी, उनको अपना ध्यान रखना है, अपनी नीति की तैयारी करनी है। और इसके लिए हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी जो हमारा है वो केवल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ही नहीं है। कई लोग समझते हैं नेशनल सिक्योरिटी तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, वो तो हम यकीन कर ही लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक बड़े वाइड स्पेक्ट्रम में देखना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो या मिलिट्री इनिशिएटिव। तो इसलिए हमें एज ए स्ट्रॉन्ग नेशन, याद रखिए हम एक सॉवरेन देश हैं और हमारी सिक्योरिटी हमारी खुद की जिम्मेवारी है, बिल्कुल, इसमें कोई और नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये जरूरी है कि हम एक क्रेडिबल और इफ़ेक्टिव डेटरेंस पॉलिसी रखें और चाइना से पूरी तरह सक्षम होकर के डील करें। ठीक है, और हम इसके लिए तैयार भी हैं जी। चाइना, पाकिस्तान और इवन उसके अलावा भी अगर कोई देश उनके साथ आता है तो ढाई फ्रंट पे लड़ने के लिए हमारी देश तैयार है। बिल्कुल, हमने हर तरह से उसकी कार्रवाई शुरू कर दी है जी। और हमें ये जान के बहुत खुशी है कि आज की सरकार जो है उन्होंने ये पूरी चीज़ों को अच्छी तरह से समझा है। ये कई चीज़ हम पहले इस पर ध्यान नहीं देते किया जा रहा है, बट ये फैक्ट है लेकिन आज की तारीख में जी अशोक सर, इस पर हर तरह से काम किया जा रहा है, इस रणनीति पे। और ठीक है जी, ठीक है सर, मैं आता हूं सर आपके पास, लेकिन नदीम इसलिए
हमें जो बात जरूरी है भारत कि हम की CDS की चाइना तरफ से को कही गई है। अच्छी अशोक तरह सर, माफ समझें। कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास सर आगे। नदीम कुरैशी साहब, जो बात भारत के CDS की तरफ से कही गई है और उसमें कहा है कि जो चीनी कल्चर है, जो चाइनीज कल्चर है, और खासकर अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो इस्लामिक कल्चर है, तुर्की भी उसमें शामिल है, ये आने वाले वक्त में एक अच्छा संकेत नहीं हो सकती है, एक अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती है पूरी दुनिया के लिहाज से। साथ ही साथ आने वाले वक्त में जो चीन की दखलंदाजी है वो अफगानिस्तान में बढ़ती नजर आएगी। आरजू काज़मी ने आपको पहले फैक्चुअली करेक्ट किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार शायद आप ईमानदारी से जवाब दे सकेंगे। क्या आपको लगता है कि वाकई चीन की दखल बढ़ती नजर आएगी अफगानिस्तान में, और वो पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा खतरा हो सकती है, एक बड़ी चुनौती हो सकती है, जो बात भारत के CDS कह रहे हैं? नदीम कुरैशी। देखिए, मैं जो बात करता हूं अपनी ईमानदारी के साथ करता हूं। मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि कोई शख्स राय दे तो आप उसकी राय से इत्तेफाक भी करें। एक तो अशोक चौधरी साहब ने कहा है कि हमारी सरकार आने वाले सारे वक्तों के लिए तैयार है, तो मैं इनसे सवाल ये करूंगा, आपके चैनल के तवज्जुह से लाखों व्यूअर्स हैं आपके, कि चौधरी साहब आपकी सरकार उस वक्त कहां थी जब आपने अशरफ गनी को अपना बगल बच्चा बनाकर 5 साल प्रमोट किया, उसके साथ याराने गांठे, और वो एकदम आपको बगैर बताए जब काबुल से छू मंतर हुआ, उस वक्त आपकी सरकार की तैयारी क्या थी? और जिन जर्नलों को, जिन फौजियों को, जिस सेना को अफगानिस्तान की आप ट्रेनिंग देते रहे, उन 62 कैंपों में, जिन 62 कैंपों का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में और खित्ते में बदअमनी पैदा करना था, दहशतगर्दी पैदा करना था, मैं आपके इन तमाम प्रोग्राम्स का मकसद ये समझता हूं कि आप अपनी कौम के उस बाशऊर तबके को, हिंदुस्तान में भी अब लोग बड़े इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, अगरचे यहाँ अभी भी वो बहुत सारा माइंड सेट है कि जो तस्सुब फैलाता है, जो 22 मिनट की गुफ्तगू करता है, आप उनको डी ट्रैक करना चाहते हैं। आपकी सरकार की तैयारी उस वक्त कहां थी जब अफगानिस्तान में मौजूद अफगानिस्तान की 3.5 लाख फौज एकदम दुम दबाकर भागी, और तालिबान जो 75,000 है उन्होंने सारा टेक ओवर कर लिया। मैं बैठकर यहाँ तालिबान का मैं उनके मौक़िफ़ की सफाई पेश करूंगा, ना मैं उनका तर्जुमान हूं। मैंने बात करनी है जो मैं पाकिस्तान में सुन रहा हूं। अभी CNN को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि हमें अफगानिस्तान के इशू पर बड़ा संजीदा रवैया इख्तियार करना है। अगर हमने संजीदा रवैया इख्तियार ना किया तो पूरे खित्ते के लिए बदअमनी का पैगाम होगा। मैं तो समझता हूं कि दुनिया का वो मुल्क नदीम कुरैशी साहब, आपने सवाल पूछा था अशोक चौधरी साहब से, लेकिन आपका सवाल शायद GD बख्शी साहब देना चाह रहे थे। बख्शी सर। देखिए, ये यहाँ बैठकर यहाँ पे सफाई दे रहे हैं पाकिस्तान की। मैं बताना चाहता हूँ कि जो घनी साहब थे वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, उनको इलेक्ट किया अफगानिस्तान के लोगों ने। तालिबान को किसने इलेक्ट किया? नदीम कुरैशी जवाब दीजिए। किस तरह वो रिप्रेजेंटेटिव है? ईरान आपसे आज पूछ रहा है, ईरान आपसे पूछ रहा है वो किसने इलेक्ट किया तालिबान को? आप कौन होते हैं तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर थोपने वाले? नदीम कुरैशी। जी हाँ, मैं जवाब ये दूंगा, ये वो तालिबान है जिनके साथ पूरी दुनिया के स्टेक होल्डर, अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकन अफवाज, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट और नेटो की तमाम ताकतें जिनके साथ दोहा में मुज़ाकरात करती रही, ये वो तालिबान है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मुंतखब हो गए, उन्हें अफगान अवाम ने मुंतखब किया है, लेकिन हमने देखा ये मुज़ाकरात जिससे कर रही थी मुल्ला बरादर, वो भाग के कंधार में छुपा है। देखें, अब आपकी ये सारी डिसइंफॉर्मेशन, इस सारी स्टोरी में कोई अहम रोल नहीं रखती। JD बख्शी साहब, आपने मतलब फरमा दिया कि पाकिस्तान के ISI चीफ वहां गए और उन्होंने मुल्ला बरादर पे तशद्दुद किया। BBC बोल रही है, फ्रेंच न्यूज़पेपर्स बोल रहे हैं, और किसकी आपको चाहिए? BBC तो ये भी बोल रहा है, BBC तो ये भी कह रहा है कि हिंदुस्तान के सारे प्लान चौपट हो गए। हिंदुस्तान की वो एस्टेब्लिशमेंट जिसने 10 साल इन्वेस्टमेंट की, हिंदुस्तानियों का हक मार के उस गरीब हिंदुस्तानी बच्चे को जिसके पास स्कूल नहीं है, उस खातून को जिसके पास तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उस शख्स को जिसके पास लैट्रीन नहीं है, उस आम मुसलमान को, आम गुजराती को, आम सिख को, आम उस शख्स को
जो छोटी कौम से है, हिंदू भी आप बोल उसके दीजिए सर, हुकूक छोटे नहीं मारकर होंगे। अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते रहे। आपसे तो बीबीसी भी पूछ रहा है, आप उसका जवाब नहीं देते। आपसे तो बीबीसी भी पूछता है कि इंदिरा के कत्ल में नदीम तो कुरैशी, पाकिस्तान मुलविस नहीं था। लेकिन ये इंदिरा जी को हास्यास्पद किसने बात मारा? नहीं है। राजीव जी को आरजू किसने काज़मी, ये मारा? हास्यास्पद बात नहीं है। इस बात पर आपको हंसी नहीं आती कि नदीम कुरैशी मुल्ला बरादर को लेकर तो सफाई दे रहे हैं कि वो है या नहीं है तो कहाँ है। यही नदीम कुरैशी ये नहीं बता पाते कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है। अफगानिस्तान का इनको इल्म है, पाकिस्तान की जानकारी नहीं है। ऐसे कितने शानदार सटीक सोर्स हैं इनके। आरजू काज़मी, बिल्कुल, मैं इस वक्त मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, और अगर पाकिस्तान ने प्रोग्रेस करनी है तो उसको दूसरी कंट्रीज में इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा और अपने मुल्क को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, स्पेशली इकोनॉमी को लेकर। जब तक हमारे मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हम इसी तरह से कभी चाइना की बात सुनेंगे, कभी अमेरिका हमें डू मोर कहेगा, और कभी दूसरी कंट्रीज। जो हम बात करते हैं कि जी बड़ी कंट्रीज ने ये कह दिया, तो वो एरिया वाइज बात नहीं हो रही होती, वो इकोनॉमी वाइज बात हो रही होती है। चाहे सऊदी अरब हो, अमेरिका हो, चाइना हो, हर किसी से अगर हम लोन मांगते रहेंगे, हर किसी से अगर हम वैक्सीन मांगते रहेंगे और अपने आप को हम उस पोजीशन पे नहीं लेके जाएंगे जहां हमारी अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो कि हमें किसी से कुछ मांगना ना पड़े, हमारी एक्सपोर्ट हो, हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं उसके भी पैसे नहीं होते, तो हमारी पोजीशन इस वक्त कमज़ोर है। और जब तक हम इस चीज़ को अग्री नहीं करेंगे, इस चीज़ को मानेंगे नहीं, तो ठीक कैसे करेंगे? तो हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को ठीक करें, तभी हम कह सकेंगे कि नदीम कुरैशी, आरजू काज़मी ने एक बार फिर आपको करेक्ट किया है। एहसास हुआ आपको अपनी गलती का? भारत से जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको शायद आंकड़े पहले एक बार पढ़ लेने चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, भारत कहाँ खड़ा है, सारे इंडिकेटर्स में। नदीम कुरैशी, हमारी इकोनॉमी जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सब यहाँ दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसे की इज्जत करती है। हमें अपने आप को उस मुकाम पे लेके जाना पड़ेगा जहां हमें किसी से लोन ना मांगना पड़े, डोनेशन ना मांगना पड़े, फ्री की वैक्सीन ना मांगनी पड़े। उस चीज पे जिस दिन पाकिस्तान ने काम करना शुरू कर दिया, उस दिन हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे और फिर हमें कोई इस तरह से बिठा के हमें क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास जवाब होगा। वो उर्दू के एक शायर ने कहा कि तोहमत लगा के अपनों पे जो गैरों से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। आरजू काज़मी साहबा को मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा है। पाकिस्तान एक ग्रोइंग एस्टेब्लिश अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमी है। पाकिस्तान किसी मुल्क के गधों का कारोबार करके नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने बड़ा न्यूट्रल रोल प्ले किया। सुनिए ना, आपने गधों का कारोबार करके से गुफ्तगू सुनी ना हुजूर, आपने आरजू काज़मी का गीत तो सुना, मेरी भी नौहागिरी सुन लेना। मैं भी आपको अर्ज करता हूँ, पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा है। पाकिस्तान किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, पाकिस्तान उन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। पाकिस्तान में एक ऐसे शख्स की हुकूमत है जिसने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट वैक्सीन उधार मांग के पाकिस्तान चीन से भीख मांगते हुए। थोड़ा कड़वा सच है, आपको सुनने में बुरा लगेगा। ये आप हिंदुस्तान की कौम को धोखा देते हैं ये बातें करके। हिंदुस्तान की उस महिला से नहीं मांगते हैं जो खेत में जाकर लैट्रिन इस्तेमाल करती है, चीन से भीख नहीं मांगते हैं। से पूछे, अभी वैक्सीन के बगैर आपके बच्चे, आपकी औरतें, आपके मरीज सड़कों पे थे। नदीम कुरैशी, जितनी आपके पूरे मुल्क की आबादी है उससे 3 गुना तो हमारे देश में वैक्सीनेशन हो चुका है। पाकिस्तान की जितनी कुल आबादी है उससे 3 गुना वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हो चुका है। आप किस मुल्क से जाकर मुफ्त में वैक्सीन की भीख मांग रहे हैं नहीं पता मुझे, लेकिन जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे 3 गुना वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं। आपको भी चाहिए मदद तो मांग लीजिएगा, भिजवा देंगे। पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे यूरोप में दुनिया की सबसे चीप लेबर इंडिया की है। मैं ताना नहीं दे रहा, इतना तकब्बुर ना करें। अपनी खवातीन को, अपने बच्चों को, अपनी औरतों को रोटी दें। दुनिया ने देखा कि आपके मरीज बगैर वैक्सीन के, बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के अरे नदीम कुरैशी, मुझे लगता है कि आपकी पॉलिटिकल कंपल्शन है। आरजू काज़मी जो चीज आपको समझाना चाह रही हैं आपके मुल्क के लिए, आपने आंखों पर पट्टी बांध ली है। आप शुतुरमुर्ग बन चुके हैं, आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं। आप दूसरे मुल्क का राग अलाप रहे हैं। अरे सर, जमीन आसमान का अंतर है। 75 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। के सिन्हा सर, आप दुरुस्त कीजिए थोड़ा नदीम कुरैशी को। शोर मचाएंगे तो हिंदुस्तान के लोग अनुराग, आप इस गुंडे ममालिक को बोलने देना चाहते हैं जो बहुत बेहूदगी से बात कर रहा है, जो कि न सर है न पांव है, और आप उसको एयर देना चाहते हैं। मैं इसके साथ नहीं करना चाहता। बस ये जो गुंडे ममालिक
आप उस तालिबानी को लाके बैठा दिए हैं। मैं इनके साथ करूं जो ना इसके सर है ना पांव है? आप उनके साथ मेरे को बहस कराना चाहते हैं और आप इंडियन टेलीविजन के अंदर में बैठ करके इनको याद देते हैं। ये गलत बात है। ये क्या बात कर रहे हैं? इनको ये नहीं पता होना चाहिए कि ये दोगले लोग इसी तालिबान को 2001 में लात मार करके दूसरे तरफ चले गए थे। ये कोई बात नहीं होती। मैं तो खुद प्लीज फॉर गॉड सेक इनका बंद करें तो आपकी पूरी मेरे भाई आपका चेहरा देखे तो पता चले क्या दुनिया के बाद गुंडे मुबालिक तालिबान और चाइना के आप दुनिया के सबसे टेररिस्ट आप चाहते हैं कि टेररिज्म के पैसे से आप अपने रोटियां सके। सुन ले, आप सब शर्म करें। आप चाहते हैं कि जिस तरह से आपने टेररिज्म फैलाया और उसके पैसे से आपने घर को चलाते हैं, आज वो चाहते हैं कि फिर हो आपके ही शहर पे जिस तरह से तालिबान तमाचा मारेंगे ह्यूमन लाइफ पे, जिस तरह से आपका बलूचिस्तान जाएगा, आपका खैबर पख्तूनख्वा जाएगा। अरे पाकिस्तान की बात करते हैं आप लोग। ठीक है। नदीम कुरैशी थोड़ा आंकड़ों को सर पढ़कर बैठे तो ज्यादा बेहतर होगा। जब आप पाकिस्तान के बारे में बता रहे थे भारत से कंपेयर करते हुए, तो मायद अली साहब भी थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। सर, जो संजीदा लोग हैं वो जानते हैं कि हकीकत किस तरीके की है इकोनॉमिक फ्रंट पर, अलग अलग फ्रंट पर। मैं आपका रुख करूंगा, मैं आऊंगा। सुना सर, माफ कीजिए, मैं आपको भी रोक रहा हूं। शिवानी तिवारी एक ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रही है नोएडा से, अपनी बात कहना चाह रही हैं। थोड़ा ऑडियंस को शामिल करते हैं। जी शिवानी, आपने सुना तमाम पैनलिस्ट को। आपको लगता है कि तालिबान, पाकिस्तान, तुर्की, चीन एक बड़ा खतरा दुनिया के लिए? यस सर, मुझे ये लगता है कि तालिबान, पाकिस्तान, एक बड़ा खतरा बन सकते हैं किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, तो शिवानी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं जो लगातार तमाम पैनलिस्ट को सुन रही हैं, हर पहलू को समझने की कोशिश कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अशोक सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे। क्या जो चीन है वो पाकिस्तान की मजबूरी बन चुकी है? क्योंकि एक तरफ तो इस्लामिक कल्चर चाइनीज कल्चर के साथ मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ वही इस्लामिक कंट्रीज उइगर मुसलमानों पर खामोश हैं। इमरान खान बोल नहीं सकते, शब्द नहीं जुटा सकते। ये कैसी मजबूरी है जिसको पूरी दुनिया जान रही है? अब मैं सबसे पहले तो ये नदीम कुरैशी साहब को बताना चाहूँगा कि ज़ोर से बोलने से अगर काम चल जाता तो आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होता। जो फैक्ट्स हैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो इन्होंने कहा कि आपने अफ़गानिस्तान में इतने सालों तक क्या किया। तो मैं आपको ये बताऊं कि अफ़गानिस्तान में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उस समय में भारत ने $3 बिलियन के वर्थ और उससे ज़्यादा अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए काम किया। और आपने, पाकिस्तान ने डिस्ट्रक्शन, डेथ और ऐसे तालिबान, हक़ानी, इन लोगों को बढ़ाने का काम किया। तो ये फ़र्क है दो देशों में। हमने डैम बनाए, हमने स्कूल बनाए, हमने लोगों के लिए नौकरियां दी, हमने उनको काम का सिलसिला दिया, हमने रोड बनाया ताकि अफ़गानिस्तान डेवलप हो, उनके पब्लिक को फ़ायदा कराया। आपने क्या किया, उसका अंत अभी हम देख रहे हैं। जहां पर औरतें पीटी जा रही हैं या मारी जा रही हैं, वहां पर ये आपके जो जाते हैं बाहर के लोग, वो सब भागना चाहते हैं। जो अफ़गानी, जो वहाँ के रहने वाले, सालों अपनी ज़िंदगी, बच्चे, कोई भी आदमी आज अपनी औरत को अफ़गानिस्तान में नहीं भेजना चाहता। तो आपने उस दौर पे ला के रख दिया। तो ये फ़र्क है हमारे भारत में और आपके पाकिस्तान में। दूसरी बात जी, आपके पास खुद खाने को पैसा नहीं है। आप चीन से मांगते हैं। अगर चीन बंद कर दे, और अभी अमेरिका का, ये अभी जो UN का एड आ रहा है 1 मिलियन अफ़गानिस्तान के लिए, भगवान करे वो केवल अफ़गान के पीपल को मिले, ना कि तालिबान और आपके यहाँ पर पैसा वो चला जाए। तो आप लोग
केवल पैसों का इस्तेमाल अपने देश में जो खाने के लिए नहीं है, वो आप अफगानिस्तान के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अफगानिस्तान के लोगों का भला सोचते हैं और उसके लिए जितने भी समझदार देश हैं इस दुनिया में, वो कभी भी तालिबान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। चाइना, टर्की, मायद अली साहब, आपने सुना अशोक चौधरी साहब इसके अलावा किसने अभी तक उनसे इवन बात करने की कोशिश आपने रखे हैं? मायद अली साहब, जो बात अशोक जी यहाँ पर कह रहे हैं चाहे कि जो देखिए भी साहब, वो पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी पूरी खत्म है, वो एक दूसरे मुल्क के साथ खड़ा होकर ये दावा कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि देखिए अब हम तुमको आगे लेकर जाएंगे। थोड़ा पाकिस्तान को समझना चाहिए, या ये जो पाकिस्तान का पूरा टेररिज्म का एजेंडा है उसकी मजबूरी है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ खड़ा हुआ है? मायद अली साहब देखिए, बात ये, एक तो वैसे मुझे अफसोस हुआ जिस तरह सिन्हा साहब ने पाकिस्तान का जिक्र किया, गुस्सा किया। अगर हम हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में कोई बात करते हैं तो चुपती है। हमें भी इसी तरह पाकिस्तान बहुत प्यारा है। क्या कर रहे थे भारत के बारे में? क्या आप सुन तो लीजिए सिन्हा साहब, सुन लीजिए बात, सुना आप। यदि हम आपको गेस्ट बुलाते हैं तो आप सही बात करें ना। सुना, ये किस तरह ना की बुलाए बातें ना करते हैं? सिन्हा साहब, मैंने तो नहीं कहा मुझे बुलाएं। नहीं मायद अली, ये तो दलील नहीं हो सकती ना कि सही बात नहीं कहेंगे, भले ही ना बुलाएं। आप आएंगे तो गलत बात ही कहेंगे, ये तो नहीं हो सकता। आप जैसे उम्रदराज अनुभवी आदमी से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जाती। मायद अली साहब, कहिए आप अपनी बात जो मैंने आपसे कही। आप मेरी बात सुनिए। जी मायद अली साहब, सिन्हा सर सुन लेते हैं। मायद अली साहब मेरी बात सुने, मुझे बात करने दें। मुझे अगर बुलाया गया है तो मेरे मुल्क को गाली नहीं दी जा सकती यहाँ पर मेरे सामने, ना मैं देने दूंगा। आप भी नहीं दे सकते। एक बात तो ये होगी, ऊपर में तौहीन नहीं लगा सकते। नहीं, मैं नहीं दे रहा, मैं बैठा हूँ, मैं नहीं दे रहा। हम लोगों ने खून मैं इज्जत करता हूँ और हम नहीं सुन सकते। आप मैं सबने दी है, हमने भी दी है, हमने भी दिया है, आपने भी दिया होगा। मैं सिन्हा साहब पूरा विश्व जानता है, तो वो चीज है साहब पता नहीं क्या जानता है, मुझे नहीं मालूम आप क्या जानते हैं जो हमें नहीं पता। टेररिस्ट स्टेट मुझे नहीं आप तालिबान को पैदा करके उसके पैरों से खाना चाहते हैं। आप बात तो करने दें ना। विश्व में टेररिज्म फैलाना चाहते हैं, इसके ऊपर दलील नहीं देना कौन सा टेररिज्म। आप पता नहीं कब के लगे हुए ये बात करने, और आप अभी तक अपनी बात नहीं बता सके। क्या करने चाहता है भारत में? आप क्या करना चाहता है वो? क्या कुछ भी नहीं करना चाहते हम आपको। हाँ, आप तो हमें डराना चाहते हैं भाई। आपने ये नहीं करोगे तो पूरे विश्व में फैल जाएगा तालिबान। क्या बातें कर रहे हैं आप? आपने कश्मीर को एनेक्स किया, क्या हुआ? हमने तो कुछ नहीं किया। आप बात सुना करें ना जरा, बात तो सुन नहीं सकते। बात बख्शी साहब ने की बात करें आप, पीओके की बात वो आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि आपने करेंगे हम। आपने 27 फरवरी को कुछ किया था सिन्हा साहब, 27 फरवरी को कुछ किया था, उसका जवाब मिल गया था आपको। तो इसलिए आप मजीद कुछ ना बात करें, जो करेंगे वो जवाब आएगा, वो जवाब आएगा आपको। हाथ जोड़ करके आ गए कि हमें मौका दीजिए, बाजवा साहब ना करेंगे, जाने दीजिए ना। अरे आप में दम हो, आप में दम हो तो आप कर लें। आप में दम नहीं है, आपसे अपना संभाला नहीं जाता। आप मुद्दे पे रहे ना। ठीक है, मुझे लगता है कि देखिए इस तरीके की डिबेट्स की खूबसूरती भी है कि अपनी अपनी बातों को फैक्चुअली रखें पैनलिस्ट, और दूसरा शख्स सुने भी। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, लेकिन मायद अली साहब, जो मेरा सवाल था सर, उस सवाल का जवाब कहीं आपने नहीं दिया। क्या पाकिस्तान का टेररिज्म का एजेंडा है जिसके चलते वो अपने मुल्क की दिक्कतों को भुलाकर तालिबान के साथ खड़ा है? पाकिस्तान का टेररिज्म का कोई एजेंडा ना है, ना हो सकता है, ना पाकिस्तान अफोर्ड करता है। आपको बता रहा हूं बार बार, आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक कर सकते हैं मेरे भाई। पूरा विश्व कहता है, अगर आप कहता है, अगर आप मुझे झूठा कहेंगे, तो आप सच्चे हो जाएंगे। तो डिबेट तो वही है ना सर, डिबेट आप बताइए। नहीं, डिबेट वो नहीं है ना, गलत बात। लेकिन मायद अली साहब, पाकिस्तान का टेररिज्म एजेंडा नहीं है तो उसामा बिन लादेन को क्या मतलब वहां पार्लियामेंट में पहुंचा रहे थे आप?
देखिए एक मिनट, उसामा बिन लादेन का हाफिज केस सईद और था। क्या कर रहा है आपका? हाफिज सईद वहां पर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है आपके कसाब क्या चीन का सिटीजन था सर? मायद अली साहब, एक मिनट, अब आप अगर आप हाफिज सईद पे जाएंगे, मैं आरएसएस पे चला जाऊंगा, मैं विश्व हिंदू परिषद पे चला जाऊंगा, ये क्या बात है? कसाब चीन का सिटीजन था क्या? ठीक है, आपकी मजबूरी झलक रही है। जीडी बख्शी साहब, पाकिस्तान का टेररिज्म तो एजेंडा है ही नहीं। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट मायद अली साहब ये बात कह रहे हैं। जीडी बख्शी साहब, मुझे जवाब देने दें प्लीज। बख्शी साहब से सिर्फ एक बात करूंगा। बख्शी साहब डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खत्म किया गया था और फिर अमेरिका ने वहां पर आके अपना धावा बोला था पूरा। तो डेमोक्रेसी की बात अफगानिस्तान में नहीं हो सकती। और अगर अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खत्म किया था, बख्शी साहब डेफिनेशन क्या है डेमोक्रेसी की? बख्शी साहब just hold it, listen to me. I've listened enough. साहब आपको सुन लिया। Pashtuns are in majority. Even if we are talking about democracy, then we'll have democracy. Do you know the facts? But at this point in time, do you know the facts? Do you know the ethnic composition of Afghanistan? I know the facts. 42% are Pashtuns, 23% are Tajiks, 9% are Uzbeks, 9% are Hazaras. Who's saying that? Then the Baluchis are 3%. आप जरा पहले फैक्ट चेक करिए। Then we'll have elections. I'm telling you. Let the time come. आप फैक्ट चेक करके आया करिए। Who are you to tell me? यहाँ पे ऐसे ही सट्टे मार रहे हैं। मैं अपना काम करके आया हूँ। आपकी आगे मैंने पंचकीर की बड़ी आपने हवाइयाँ छोड़ी। आपको आदत है हवाइयाँ छोड़ने की। ठीक है, आपको हवाइयाँ छोड़ने की आदत है खानका। हवाइयाँ छोड़ने की आप झूठ बोलते हैं। You are an inveterate liar. You insult our intelligence. So are you. आप ये कह के कि पाकिस्तान कोई टेररिज्म नहीं करता, आप दुनिया की इंटेलिजेंस को इंसल्ट कर रहे हैं। My dear Shahidiyar, छोड़ दिए। I am not at all fond of you. वो इंटेलिजेंस, I'm not at all fond of you. की बात कर रहे हैं। Let me tell you this. आपने जितना इस इलाके में गदर किया है, आपके मुल्क ने जितना तशद्दुद दी है अफगानिस्तान को, जितना दुख दिया है अपने आसपास के पड़ोसी मुल्कों को, ना चैन से जिएंगे ना चैन से जीने देंगे। ठीक है साहब, ये असलियत है आपकी। बिल्कुल ठीक कह रहे थे सिन्हा साहब, आपकी असलियत है ना चैन से जिएंगे। ठीक है, मायद अली साहब, देखिए हो सकता है जीडी बख्शी साहब गलत बात कह रहे हो आपके मुताबिक। आरजू काज़मी, क्या टेररिज्म पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है? आरजू आजमी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की दोबारा। शान इलाही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे दर्शक मुंबई से। शान इलाही, क्या पाकिस्तान का एजेंडा टेररिज्म नहीं है? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं पहले से शुरुआत से कहता हुआ हूं, हम सबसे पहले भारतीय हैं और हमें फक्र है हम हिंदुस्तानी हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट बैठे हैं वो हिंदुस्तानियों को सबक ना सिखाएं। सबसे पहली बात, हमेशा तुम लोगों ने हिंदुस्तानियों की कमर में पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। 1965 से लेकर कारगिल युद्ध तक जो भारत ने जीता है और अपना परचम लहराया है। लेकिन मैं इन लोगों को कहना चाहूंगा, तालिबान में जो जबरन तरीके से सरकार पे कब्जा किया गया और वहां के राष्ट्रपति को मारने की साजिश की गई, उन्हें भगाया गया। अमेरिका क्यों चुप है? अमेरिका जो देश का शक्तिशाली देश है वो क्यों जवाब नहीं देता इन ऐसे भगोड़ों को जो पाकिस्तान समर्थन कर रहा है? आज की तारीख में जो आतंकवादी पना चाहता है वो पाकिस्तान में क्यों पाया जाता है? हाफिज सईद से दाऊद इब्राहिम तक क्यों पाकिस्तान में पना पाते हैं? आखिरकार ये पैनलिस्ट बोलते हैं कि हिंदुस्तान में मासूम मुसलमान, अरे हम मुसलमान, हमें फक्र है, हम हिंदुस्तान में तालीम हासिल करते हैं, हमारा जन्म यहाँ हुआ। जरा नदीम कुरैशी को विंडो में लाइए प्लीज। नदीम कुरैशी, ये हिंदुस्तान के मुसलमान की आवाज है शान इलाही की मुंबई से। हिंदुस्तान के मुसलमान, हम यहाँ पे एडवोकेट हैं, हमने MBA किया, हमने इंजीनियरिंग की, हम पाकिस्तान के टुकड़ों पे नहीं पले, ये हमारे भारत का फक्र है हमें। और हम नदीम कुरैशी जी और आपके मायद अली खान आपको जवाब देना चाहते हैं, हम आपके टुकड़ों पे नहीं पले और हमें कानून की बातें ना सिखाएं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की बातें ना सिखाएं। ये सब आप उन तालिबानी धड़ल्लों को सिखाएं जो दिन रात महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं। अगर यही काम आप लोग हिंदुस्तान पे करना चाहोगे तो
तोड़ जवाब देंगे। याद रख लेना, ये तिरंगा है, इस तिरंगे की आन बान शान को कभी नहीं गिरने देंगे। नदीम साहब, आप चिल्ला के डरा रहे हैं, ये भारतीय मुसलमान की आवाज है। अगर इसने चिल्लाना शुरू कर दिया ठीक है। शान इलाही, आपने दिल से जो बातें कही हैं यकीनन उसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये चर्चा लगातार जारी है, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत आते हैं। तो देश की बहस में तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। आपका एक बार फिर परिचय करा दे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं हमारे साथ पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट आरजू काजमी हैं। मायद अली साहब हैं, पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ पीटीआई के सीनियर लीडर नदीम कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान से। आप सबका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिल्ली से हमारी ऑडियंस बलदेव सिंह जुड़ चुके हैं। बलदेव जी, पाकिस्तान का टेररिज्म एजेंडा नहीं है, यह कहना है पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट का। आपको क्या लगता है? बिल्कुल दीपक चौरसिया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का शुरू से, जब से देश आजाद हुआ है, जब से ही पाकिस्तान का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देना है। हमेशा पाकिस्तान भारत के खिलाफ अन्य प्रकार से षड्यंत्र रचता रहा है। बिल्कुल भी पाकिस्तान को ये नहीं बिल्कुल मानना चाहिए कि वो आतंकवाद के खिलाफ नहीं है। अभी वर्तमान समय की जो परिस्थितियां चल रही हैं, बिल्कुल भारत के खिलाफ इन देशों के साथ में, चाइना के साथ में मिलकर, तालिबान के साथ में मिलकर भारत के खिलाफ अन्य प्रकार के षड्यंत्र रचने का काम हमेशा पाकिस्तान करता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव जी अपनी बात कहने के लिए। आरजू, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सुन पा रही होंगी इस वक्त। जो सवाल बीच में कहीं छूट गया था वो ये कि पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट मायद अली साहब कह रहे हैं कि टेररिज्म पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। क्या आरजू काजमी को भी ऐसा लगता है? क्या पाकिस्तान की आवाम को भी ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। यहाँ पे बहुत से ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ को लेके चलते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम खराब होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जो भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पर आते हैं, पीटीआई के जो गवर्नमेंट की पार्टी है, वो एक ही शेर याद करके आ जाते हैं और हर डिबेट में आके वही चिपका देते हैं कि वो जो वहाँ पे तोहमत लगाए, मतलब कोई सच बोले तो इन्हें तोहमत लगाना लग रहा होता है। क्या पाकिस्तान लोन्स नहीं ले रहा? क्या सऊदी अरब के पैसे वापस करने के लिए चाइना से पैसे नहीं लिए गए? क्या अमेरिका से हम पैसे नहीं लेते, आईएमएफ से? क्या हमने पाकिस्तान में एयरपोर्ट, पार्क और इस तरह की मोटरवेज क्या हमने गिरवी नहीं रखी हुई? क्या हम चाइना के आगे हर बात के लिए जी हुजूरी नहीं कर रहे? अगर ये बात मैं झूठ कह रही हूँ तो आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ये सच बता रही हूँ, रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मानने का रिवाज नहीं है और अगर कोई सच कहे तो उसी के ऊपर शुरू हो जाते हैं बात करना, जबकि ये बात हम एज अ जर्नलिस्ट हमारी ड्यूटी है कि हम मेंशन करें ताकि हम पाकिस्तान को उस मुसीबत से निकाल सकें। और कितनी बार मैंने कहा है कि इकोनॉमी पे काम करें, इकोनॉमी को आगे लेके जाएं, लेकिन यहाँ पे नहीं जी, कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें गिरवी क्यों हैं? और एक ही शेर, सर कोई और शेर सीख लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछली बार भी कह रहे थे काजमी निकाल दो, कोई और शेर याद है क्या आपको? निकाल दीजिए, जो लगाने लगा लीजिए, लेकिन मुल्क के लिए अगर आप लोग सेलेक्ट होकर या इलेक्ट होकर जैसे भी आए हैं तो मुल्क के लिए काम कीजिए, इकोनॉमी को खड़ा कीजिए। कब तक इसी तरह से फिरते रहेंगे दुनिया के आगे? मुल्क को इस तरह नहीं चलाया जाता। और नदीम कुरैशी, अपनी नाकामियों को मानने से जुड़ा कोई शेर याद हो सर तो सुना सकते हैं आरजू काजमी को। पहले तो मैं आपके अशोक चौधरी साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा। मेरा ख्याल अशोक चौधरी यहाँ से उठ गए हैं। उन्होंने फरमाया कि अभी यूएनओ से जो इमदाद अफगानिस्तान जाएगी तो पता नहीं अफगान लोगों तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप भी ये कमीशन कायम करवाएं इंडिया में। ये जो अमरुल्लाह साले के घर से करोड़ों डॉलर बरामद हुए हैं, जो वहां के साबिक आर्मी चीफ के घर से करोड़ों डॉलर बरामद हुए हैं, वो जो अशरफ गनी एक हेलीकॉप्टर डॉलरों का भर के निकल गए हैं, उसकी भी तहकीकात करवाएं। ये उस गरीब हिंदुस्तानी का पैसा है जिसके पास वॉशरूम और टॉयलेट नहीं है। ये उस खातून का, महिला का पैसा है जो गधा रेडी पर बच्चों को जन्म देती है हिंदुस्तान में। आप तहकीकात करवाएं, कहीं ये वो पैसा तो बरामद नहीं हो रहा। नदीम कुरैशी, अफसोस की बात ये सर कि आपका वही पुराना एक रिकॉर्डर है जिसको आप चला देते हैं बार बार। मेरी सुने ना, हमें आपका मीडिया बताता है, हिंदुस्तानी मीडिया बताता है कि हिंदुस्तान में जो आपकी हुकूमत होती है, साहिब इक़्तिदार लोग होते हैं, वो हवा पर भी कमीशन लेते हैं, खरीदो फरोख्त पर कमीशन लेते हैं। तो शायद
जो अफगानिस्तान में पैसा खर्च किया गया उस पर यहाँ के नेताओं ने बड़े पैसे लिए होंगे कमीशन की मद में, तो उसको चेक करें। दूसरी बात मैं अर्ज करूंगा, एक सैना साहब को बड़ा गुस्सा आता है, मैं इनको अर्ज करना चाहूंगा, ये कोई बॉलीवुड की 3 घंटे की पिक्चर नहीं है कि जो खत्म हो जाएगी और डब्बे में बंद हो जाएगी और 3-4 डायलॉग आप बड़े इमोशनल से बोलेंगे और हिंदुस्तानी कौम को अट्रैक्ट कर लेंगे। ये ग्राउंड रियलिटी है हुजूर। अगर पाकिस्तान पर इतने इल्जाम लगाते हैं तो कुलभूषण यादव या पाकिस्तान में अशोक चौधरी साहब की तरफ से फूलों का गुलदस्ता लेकर आए थे। ये जो आपका अभिनंदन को हमने चाय पिलाकर वापस भेजा तो वो यहाँ लूडो खेलने के लिए आए हुए थे। तो आपको अपनी भी ग्राउंड रियलिटीज पर बात करनी चाहिए। अपनी कौम को बेवकूफ बनाना बड़ा अच्छा होता है लेकिन इतना नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, आरजू काजमी साहबा को मैं अर्ज करूंगा, अभी आपने, ठीक है, आरजू काजमी को जवाब दीजिएगा एक एक करके। नदीम कुरैशी, आरजू काजमी को आप जवाब दीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। कोई शेर याद रखिए आप, मैं आऊंगा आपके पास आरजू काजमी को जवाब देने के लिए। लेकिन के सिन्हा साहब शायद आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं, एक एक करके। के सिन्हा साहब, आपके दिलो दिमाग को शेर याद रखिए सर आरजू काजमी के लिए। के सिन्हा साहब, हो गया भाई, के सिन्हा साहब, हो गया। देखिए भाई, मेरे भाई बैठे हैं पाकिस्तान से, पूरी रहमतें लगाते हैं, जो भी बातें बोलते हैं ना उसका कहीं सर है ना पांव है ना पैर है। एक आरजू काजमी साहब बैठी हैं, वो उनसे तर्क करने का कोई अच्छा लगता है कि जो हकीकत की बयान करती हैं। हमारे कुछ मसले होंगे, हाँ जरूर बताइए। इस तरह की बातें करना और फिर गुस्सा क्यों ना आए। देखिए, मैं इनसे इनकी क्या जवाब दूं, ना तो इनके कोई क्या मैं भी अपने पोजीशन को डाउन नहीं कर सकता। देखिए, आपकी बात है कि वहां पर आतंकवाद की बात कर रही है, जो आरजू भी नहीं माना। मैं ये बताता हूं, आज के दिन में दुनिया के कहीं पर भी आतंकवाद की कुछ भी हो, चाहे कोई भी तंजीमें चलती हो या कोई भी घटनाएं होती, यदि आप आंख बंद करके उसके आप देखेंगे तो उसकी जो जहां से शुरुआत होती है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान से चला हुआ चीजें। और देखिए, आज भी जो ये कर रहे हैं, तालिबान को लाना चाहते हैं, तालिबान को उनको पता है कि वहां से उन्हें क्या मिलेगा, या उनसे मिलेगा तालिबान के मदद से ये फिर आज से 20 साल और शायद कुछ कमा लें, शायद चाइना से इनसे कुछ भीख मिल जाए, चाहे इनको और दूसरे देश दे दें, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा चीज बनाया है, इनके पास न्यूक्लियर बम्स हैं, जिसके लिए तालिबान बहुत बेचैन है। वो चाहता है कि पूरे डुलन लाइन के ऊपर में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इनके जितने न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको पकड़ ले जाए। तो आज मान के चलिए, देखिए आज का दिन मैं बहुत इनको बताना चाहता हूं, आज आप समझे, अपने हुक्मरानों को बताइए कि देखिए भारत का क्या है, हम तो बहुत फ्रंटलाइन स्टेट है नहीं, हम तो अपने सीमाओं को बचा लेंगे, वहां से कोई भी आतंक, हमारा एक ही पॉइंट है, आतंकवाद वहां से नहीं फैलना चाहिए। यदि नहीं होगा तो हमें कहते हैं अबव द हॉरिजॉन्टल एक कॉरिडोर है, और आपने देखा होगा जैसे बालाकोट में हम लोगों ने किया, तो आप कर नहीं सकते। और आपने अभिनंदन का नाम ले लिया तो बड़ा अच्छा लगा। अभिनंदन तो वो शेर है जो आपके F-16 को गिराया और वहां से फिर वो चलता हुआ आया भारत के अंदर में, छोड़ना पड़ा, नहीं तो मिसाइलें तैयार थी हमारी। तो देखिए, ठीक है, एक एक करके। के सिन्हा सर, आपने जवाब दिया नदीम कुरैशी को। नदीम कुरैशी साहब ने कुछ सवाल अशोक चौधरी साहब से भी पूछे थे। अशोक चौधरी साहब, जो बात नदीम कुरैशी आपके लिए कर रहे थे, क्या जवाब देंगे आप उन्हें? हाँ, मैं नवीन कुरैशी साहब को अवश्य ही जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत का स्टेटस क्या है, भारत की जीडीपी क्या है, भारत में कितने इंडस्ट्री, भारत के लोगों का कितना अनाज का उत्पादन, हर फील्ड में भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, ये कोई डिबेट की बात ही नहीं है। और नवीन कुरैशी साहब की बातें ये डिस्कशन करने लायक भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है। ये एक जोश में बोलने वाली बात है, जो मैं मानता हूँ कि उनको जो हुक्म मिला है वो बोल रहे हैं, बट जो पत्रकार बहन ने कहा वो फैक्ट है, उस फैक्ट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
इंडिया की क्या हैसियत है आज पूरी दुनिया में, ये भी एक फैक्ट है। सबसे बड़े बड़े देश और इंडिया कुछ ही दिनों के अंदर एक सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है। चाइना हो या अमेरिका हो, सभी को पता है कि भारत क्या चीज़ है जी। तो उसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता। अभी मुझे लगता है नदीम कुरैशी साहब 14 अगस्त या 15 अगस्त को चर्चा करेंगे आपके साथ जरूर। पाकिस्तान हमेशा से 14 अगस्त या 15 अगस्त को आपके साथ जरूर चर्चा करेंगे नदीम कुरैशी साहब। और तब भारत और पाकिस्तान का जो सफर रहा है आजादी से लेकर अब तक का, उस पर थोड़ा आंकड़ों के साथ बात करेंगे। आप पूरी तैयारी के साथ आइएगा और तब थोड़ा बात करेंगे कि आज 2021 में 2022 में भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। ये वादा रहा आपसे, कोशिश रहेगी जरूर उस 14 या 15 तारीख को आपसे बात करने की। लेकिन आरजू काज़मी के लिए कोई नया शेर खोजा आपने? देखिए, मैं आरजू काज़मी को सिर्फ आपके वो जो शान अली अभी लखनऊ से बात कर रहे थे ना, मेरे मुसलमान भाई जिन्होंने कहा मुझे हिंदुस्तानी होने पर बड़ा फख्र है, मैं इनको सिर्फ उनकी मिसाल दूंगा कि जो शख्स अपने मुल्क में सुन्नत इब्राहिमी की तकमील नहीं कर सकता, गाय ज़िबानी कर सकता, जूते खाएगा। जो शख्स अपनी बाबरी मस्जिद को नहीं बचा सकता, अयोध्या मंदिर में जाके इबादत करेगा। वो अपने मुल्क से कितना सिंसियर है कि वो, और आपने भी, आप एंकर साहब, आपके भी मैं बड़ा खुश हूं कि आपने मेरे तमाम पार्टिसिपेंट्स को टाइम नहीं दिया, उनको टाइम दिया। मुझे उनके हिंदुस्तानी होने से ना कोई एतराज है, उनके हिंदुस्तान से प्यार और मुझे फख्र है। जो शख्स अपनी मट्टी पर रहता हो, कहते ना अपनी मट्टी पर चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। लोगों को खुश करने के लिए अपने लोगों पर इल्जाम लगाना, ये बड़ा मकबूल चीज है। ग्राउंड साहब, मैं शान अली को आपका नंबर भेज दूंगा, एक बार थोड़ा काउंसलिंग सेशन आप उनके साथ कीजिएगा। वो बताएंगे कि एक भारतीय सिटीजन, एक भारतीय मुसलमान क्या सोचता है अपने मुल्क के बारे में। एक ये आपने अशोक चौधरी साहब को बिठाया हुआ, बंदा नाम से चौधरी नहीं बनता, काम से चौधरी बनता है, दिल से चौधरी बनता है। ये मुझसे बात करते तो इनका लेवल डाउन हो जाता है, अंदाजा करें आप तकब्बुर की इंतहा देखें कि एक लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, वो वाली बात पर डीजीएमओ रहे हैं। आप सोचिए जरा भाई, जो भी है नदीम कुरैशी साहब, थोड़ा जो डेजिग्नेशन है उसका मतलब समझिए। ये डेजिग्नेशन वो है जिसने पाकिस्तान की आर्मी की रातों की नींद उड़ाकर रखी होगी अपने दौर में। जरा आप उस अतीत को याद कीजिए, जरा उस हिस्ट्री को याद कीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड का मतलब क्या होता है, पूर्व डीजीएमओ का मतलब क्या होता है? नदीम कुरैशी साहब, थोड़ा पाकिस्तान में फौजियों से पूछेगा, वो बताएंगे आपको। यकीनन अशोक चौधरी के किस्से भी वो आपको बताएंगे। टीवी टॉक शो पाकिस्तान में, एक टीवी टॉक शो हिंदुस्तान पर नहीं होता। आप सारा दिन पाकिस्तान आईएसआई, पाकिस्तान आईएसआई, तो आपकी स्क्रीन बता रही है किसने किसकी नींदें हराम की हुई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहब होंगे, हम जाती हैसियत में एक दूसरे का एहतराम करते हैं, लेकिन ये जुग्राफिया में तकब्बुर करना, बड़ी इकोनॉमी में तकब्बुर करना, पूरा देश को काट दिया और आपकी नींद आती है आपको, पूरा बांग्लादेश बन दिया, आपके निकल गए हाथ से, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको नींदें आती है जब आप पे रहने वाली छोटी कौमें। देखिए नदीम कुरैशी, के सिन्हा साहब आपको याद दिला रहे हैं कि चौधरी होने का मतलब क्या होता है। के सिन्हा साहब जरा बताइए, चौधरी होने का मतलब क्या होता है? चौधरी, देखिए चौधरी तो आपने किया था, सुनिए चौधरी के बारे समझते हैं, होने का मतलब सुन लीजिए मेरे भाई सिन्हा साहब, चौधराहट क्या होती है जरा बता दीजिए नदीम कुरैशी को। के सरगना हो, सुने ना साहब, मैं भी कुरैशी साहब, अरे मोहम्मद कुरैशी साहब, चौधरियों को बॉलीवुड की फिल्मों में देखता हूँ जो अपनी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए 1 घंटे का पार्ट प्ले करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कबूतरे उड़ाते हो क्या? अरे चौधराहट करोगे आप अपने तालिबानों के साथ, चौधराहट करोगे क्या? अरे हिम्मत नहीं है। के सिन्हा साहब कैसी बात कर रहे हैं? तालिबान के साथ पाकिस्तान कभी चौधराहट दिखा सकता है क्या? मैंने शोर बचाने देना आपको, आपको बात सुननी है। जिस मुल्क में तालिबान पाकिस्तान से बात कर लो, आप केवल हक्कानी ग्रुप के सिन्हा साहब, जो आपने बात कही है उसका जवाब मैं थोड़ा मायद अली से लेने की कोशिश करता हूं, फिर आरजू काज़मी का भी रुख करूंगा। मायद अली साहब, क्या पाकिस्तान अपनी ये जो चौधराहट है जिसका जिक्र बार बार नदीम कुरैशी साहब कर रहे हैं, कभी तालिबान पर दिखा पाएगा? कभी तालिबान को बता पाएगा कि देखो तुम जो कर रहे हो वो किसी मुल्क के लिए खतरा है? मायद अली साहब, इतनी हिम्मत है क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों में कि तालिबान की नजर से नजर मिला सके?
पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है किसी को अपनी चौधराहट दिखाने की? मतलब कोई इसका कोई ज़रूरत है कि उनको चौधराहट दिखाई जाए, या पाकिस्तान अपने मसाइल में है, अपनी चीज़ों से निकल रहा है, तरक्की की तरफ कोशिश कर रहे हैं, मुश्किलात हैं हमारे लिए, हमने किसी को क्या चौधराहट दिखानी है? तालिबान एक फैक्टर है, अभी वो अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ और हमने इतना कुछ कर दिया, हम इतनी बातें उसके बारे में कर रहे हैं। देखिए, इंतज़ार कीजिए। चौधराहट कौन सी चौधराहट? कोई चौधराहट किसी मुल्क की नहीं होती। मैं नहीं समझता बहुत बड़ा चौधरी, दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी। सर लेकिन चीन की चौधराहट तो दिखती है पाकिस्तान में। मायद अली साहब, चीन की चौधराहट तो दिखती है पाकिस्तान में। देखिए वो आप समझते हैं ना, मैंने कहा ना, जो दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी है अमेरिका, वो मार खा के चला गया। तो अगर अब हमने चौधरी बनना है तो ठीक है, हम भी तैयार हो। चीन की चौधराहट दिखती है पाकिस्तान में मायद अली साहब, मानिए इस बात को। किसकी? चीन की चौधराहट पाकिस्तान में दिखती है, मानिए इस बात को। सर आप उइगर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के हुक्मरानों की। देखिए, चौधरी से डर लगता है। सीपैक में जो काम करने वाले लोग हैं, सुने मैयात साहब, उनको तो नमाज तो नहीं पढ़ने देता चीन, और आप बात करते हैं कि चौधराहट नहीं करता। ठीक है, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। आखिर में आरजू काज़मी, आपके लिए जो नदीम कुरैशी साहब शेर खोज के लाए थे, क्या जवाब देंगे? जी, जो भी पीटीआई का आता है उनके पास यही एक शेयर होता है। अनफॉर्चुनेटली ये लोग फैक्ट्स को रियलाइज नहीं करते और ये समझते हैं कि शायद जो जर्नलिस्ट बैठ के सच बोल रहे हैं वो कोई मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं, जबकि हम बिल्कुल सही बात बता रहे होते हैं जो सभी को मालूम होती है। अभी हो सकता है इलेक्शंस होंगे हमारे 1-2 साल के बाद, और हो सकता है कोई और पार्टी जो है वो पावर में आ जाए और फिर नदीम साहब उसको ज्वाइन कर लें, तो वो फिर आपको उनके मेंबर के तौर पे यहाँ पे नजर आएंगे। लेकिन हम तो आज भी जर्नलिस्ट हैं, कल भी थे और हमेशा रहेंगे, और हमें पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत है जितनी किसी को होनी चाहिए। और मैं सच बोल के अपने मुल्क को बचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जी यहाँ पर लेकिन नदीम कुरैशी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। तभी आगे बढ़ पॉलिटिकल पार्टी मायने नहीं रखती है। आज पीटीआई है, कल नाम के पीछे कोई और नाम लिखा जाए उससे कोई मतलब नहीं है। नदीम कुरैशी टीवी पर नजर आते रहेंगे। आज जो सवाल हमने पूछा था वो यही कि क्या चीन पाकिस्तान की चाल के खिलाफ भारत की रणनीति सही है। 90% लोगों ने कहा कि हाँ, भारत की रणनीति सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का जुड़ने के लिए देश की बहस में। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।